नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है व्हाई कैन पाकिस्तान नेवर बी एज ग्रेट एज इंडिया। मतलब पाकिस्तान भारत की तरह महान क्यों नहीं हो सकता। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब लग रहे हैं मुझे आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई पाकिस्तान कैन नेवर बी एज ग्रेट एज इंडिया। हम इंडिया की तरह हर शोबे में डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, और क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम इंडिया की तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं? पहली बात तो पाकिस्तान के पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं। दूसरी बात, इंडिया की बात, जितने बड़े स्टेक होल्डर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्क। वो रिस्क ले लेते हैं और एक नई डेवलपमेंट लेके आ जाते हैं। रिसेंटली इंडिया, आप तो जानते होंगे, इंडिया दुनिया की 5th बिगेस्ट इकॉनमी बन चुका है, क्रॉसिंग यूनाइटेड किंगडम। एंड वन ऑफ द अदर फैक्ट पाकिस्तान नहीं बन सकता तो ये है, पाकिस्तान एक कर्जे में डूबा हुआ है। वी हैव डेट ऑन आवर शोल्डर्स। तो वो एक बड़ा लॉस क्रिएट करता है कि हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा बजट तो उसकी डेट की इंटरेस्ट में चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक स्टैगफ्लेटेड नेशन है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा जीडीपी गिर चुका हुआ है, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सेकेंडली, आप तो इस फील्ड में हैं, आप तो इस चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो इंडिया को लोन रीपे नहीं कर सकी, उनको लिथियम एक्सेस मिल गई है, तो एक बेनिफिट लाया है। और मोस्ट ऑफ आवर सेल फोन्स लाइक एप्पल, सैमसंग, हवावे आर जितना करंटली शिफ्टिंग टू लिथियम बैटरीज के उनकी एक्सेस बढ़ सके, उनकी लाइफ बढ़ सके। तो देयर इज वन ऑफ द फैक्टर कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। सेकेंडली, यू मे हर्ड ऑफ गौतम अडानी, सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो यार बेसिकली एंड रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया के पास बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रिस्क ले सकते हैं। हमारे पास तो कोई है ही नहीं। हमारी तो इकॉनमी का पता नहीं चल रहा होता कब कहाँ कैसे किधर जा रही है। रिसेंटली इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी में, और अगर इंडिया इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो एक टाइम ये भी आएगा कि इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसीज बन जाए, जिस तरह गोल्ड, पाउंड और डॉलर है। तो इस वजह से इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और उनके लोगों को काफ़ी प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। और क्यों दी जाती हैं? क्योंकि उनकी डेवलपमेंट की वजह से मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल देयर टू हैपन। टेस्ला का यूनिट वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एप्पल का यूनिट वो लॉन्च करना चाह रहे हैं चाइना से, कि इंडिया। एप्पल लॉन्च हो चुका है सर। एप्पल आईफोन 13 जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा था, और एप्पल आईफोन 14 भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और हमने 2 से 2.5 करोड़ बिलियन फोन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम आईफोन्स इंडिया से। ये ताज़ा डेटा है, तो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब लॉन्च करेगा, हमारे पास क्या है? हमारे पास जो अपना था वो भी जा रहा है, उनके तो वो बाहर से लेके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा सर, इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, आपको ये पता है, लेकिन क्या वजह है कि मैम अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे बताएं कि गुलाम कब था पाकिस्तान, और पाकिस्तान नाम का देश 14 अगस्त 1947 से पहले कब था और किसका गुलाम था? कहां, कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पाकिस्तान नाम का देश था 14 अगस्त 1947 से पहले? कि आप कहते हो कि जी हम आजाद हुए, आप पैदा हुए हो। तो ये झूठ फैलाना आप लोग बंद करिए। ये जो झूठ आप लोगों को पढ़ाया गया है इसको क्रॉस चेक करिए। आपको लॉजिकली ये बात ठीक लगती है कि जो देश, जो कंट्री 14 अगस्त 1947 से पहले कहीं भी किन्हीं कागजों में दर्ज नहीं थी, वो आजाद कैसे हो सकती है? नई कंट्री बनी। बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश नई कंट्री बना, आपसे अलग हुआ, आप हमसे अलग हुए, भारत से पाकिस्तान अलग होकर बना नया देश। समझिए इस बात को, लॉजिकल बात करिए। इलॉजिकल बात करेंगी तो आपके दर्शक जानते हैं, दर्शक देखेंगे, दर्शक पकड़ लेंगे आपको 2 मिनट में कि ये जी ये तो झूठी बात है, तो फिर लोग देखेंगे नहीं। तो सच बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए। फैक्ट्स, ट्रुथ लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज को। और फैक्ट यही है कि आप मेरा काट के दिखा दो। आप मुझे दिखा दो वो कागज जहां पे लिखा हो कि जी 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान का देश हुआ करता था। हम दिन ब दिन इकोनॉमी जो हमारी है वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। इंडिया के जो लोग हैं, यानी इंडिया की जो हुकूमत है, वो क्या ऐसे स्टेप्स ले रही है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत क्या कोई काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम बिल्कुल ही इकोनॉमी में हमारी क्राइसिस का शिकार हो गई है हमारी इकोनॉमी।
देखें सबसे पहली चीज़ तो हम क्राइसिस का शिकार तो हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सेकेंडली इंडिया बड़ी इकॉनमी है, उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, हमारा रेवेन्यू कम जनरेट होता है। बाकी फिर हमारे और भी लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हम टैक्स अवॉइड करें, टैक्स को अवॉइड करें, तो फिर रेवेन्यू तो कम होगा। और जब रेवेन्यू कम होगा, आधी से ज़्यादा हमारा बजट इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो फिर हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ तो जा ही नहीं सकते। सेकेंडली हमारे जो लोग हैं उनका मेन प्रोग्रेटिव होता है कि हमें रोटी और खाना दिया जाए, और तीसरी चीज़ की तरफ वो सोचते ही नहीं है। रिसेंटली न्यूज़ में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो आपने सुना होगा जो ऑडियो लीक्स हुई हैं। ऑडियो लीक्स में आप देखें कि एक जो बेचारे गरीब को रिलीफ मिल रहा है हेल्थ कार्ड के थ्रू, वो भी नहीं मिल रहा ना, वो भी कह रहे हैं कि उसको बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया यार? अगर आपने उस चीज़ को ख़त्म करना है कि इस चीज़ को बंद कर दें, तो यार उसको ठीक है, उसको बंद करो, अपने नाम से लॉन्च कर लो, ठीक है, लेकिन जो फैसिलिटी गलती से एक गरीब को मिल गई है वो तो रहने दो ना, वो तो रहने दें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने हर चीज़ का स्टैंडर्ड पेट्रोल के साथ सेट कर दिया है कि पेट्रोल ऊपर, हर चीज़ ऊपर, पेट्रोल नीचे, हर चीज़ नीचे। तो भाई जिसके पास बाइक ही नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, उस बेचारे का इसमें क्या कसूर है? मेरे पास ठीक है, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास साइकिल है, मेरा पेट्रोल से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये गलती है। एक चीज़ को हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि पेट्रोल ठीक है, खुद अभी पेट्रोल राउंड अबाउट 230 240 पे चल रहा है, खुदा ना खास्ता ये 500 पे चला जाता है, तो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? इसीलिए हमारी इकॉनमी दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि एक बंदा जिसकी इनकम ही 10,000 है, उसने ऑफिस जाना है, उसने डेफिनेटली उसके बच्चे पढ़ने हैं, सम हाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज़ टू डू फॉर हिज फैमिली। और उसकी इस टेन्योर में अगर वो हेल्थ कार्ड भी बंद कर दिया जाए तो उसको तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही। सेकेंडली अगर उसकी इनकम 10,000 है, उसका वो आधा से ज़्यादा पोर्शन उसके फ्यूल बजट में जा रहा है, तो उसने खाना क्या और बचाना क्या है? इसीलिए तो फिर हम लोग लोअर से लो होते जा रहे हैं, और हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है। एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि वो रिस्क ले लेते हैं, और वो इंडिया रिस्क इसलिए ले सकता है कि उनकी इकॉनमी स्टेबल है। हमारी तो इकॉनमी नहीं स्टेबल, कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि भाई रात को जो चीज़ हम 500 की लेके आए हैं, सुबह वो 1000 की हुई पड़ी होगी, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसी फ़र्क की वजह से, इसी स्टेबल इकॉनमी की वजह से उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं पाकिस्तानियों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल्ला। अच्छा सर, बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई पाकिस्तान कैन नेवर बी एज़ ग्रेट एज़ इंडिया। हम इंडिया की तरह आज तक डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, हम इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे, और आप किस बारे में क्या राय है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इंडिया को ना उससे भी ऊपर के मुल्क को देखें ना। अगर हम देखें तो कंट्री है बांग्लादेश, जो हमसे बाद भी आज़ाद हुई थी, तो ये सलाह अफजद खान में उन्होंने भी हमें डोनेट किया है। तो ये एक किस्म का उनके लिए तो काफ़ी अप्रिशिएटेबल है, बट हमारे लिए बहुत अशेम्ड है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी राय पे और राया पे और आपके जो लोग हुक्मरान हैं उनके ऊपर। तो जब तक शऊर, जब तक आपको रहने सहने का सलीका, आपके पास एक क्या कहते हैं सेंस ऑफ सिटीजन नहीं आएगा, तब तक आप आगे डेवलप नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले अगर एक दूसरे के बारे में आप सोचें, अपना जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो मिडिल क्लास है उसने जो कमाया वो खा लिया। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थाट्स, योर थिंकिंग। अगर आप अगले के बारे में सोचेंगे, अगले के बारे में हमने नहीं सोचना, हमारे जो ऊपर लोग हैं उन्होंने, ठीक है ना, इज़ लाइक प्राइम मिनिस्टर, उनके सारे जो नीचे तबका है वो। तो जब जो मुल्क के बारे में सोचेंगे, जो अपने अपने बारे में सोची जाएंगे, तो फिर वो लगे रहेगा इस तरह इंडिया और आगे निकल जाएगा। इंडिया को ना आप देखें, इंडिया भी इतना आगे नहीं निकला जितना आप बात करेंगे। आप सर बांग्लादेश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया इस वक्त वर्ल्ड वाइड। वो इंडिया सेकंड बिगेस्ट कंट्री ऑफ भी तो है ना वर्ल्ड की, तो वो तो हाँ बिल्कुल। वो इंडिया देखें ना, जो मैम बाद की कंट्री है, बाद में कंट्री डिस्कवर हुई है ना, उसको आप देखें, वो बांग्लादेश थी, जिससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कोई, ठीक है ना। अब वो उसने हमारे ये फ्लड कंट्री डिस्कवर हुई। डिस्कवर तो इंडिया हुआ था भाई, डिस्कवर इंडिया हुआ था, बांग्लादेश कब डिस्कवर हो गया? कमाल है यार। फ्लड डोनेशन में डोनेट किया है बाकायदा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। अगर हम देखे जाएँ तो ये हम लोगों पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोच समझ के अपने वोट का इंतखाब करें, अच्छे लीडर को लेकर आएँ। अच्छा आ भी जाएगा, उसने भी मुल्कों को खाना ही है, तो ये अल्लाह करे, अल्लाह पाक चाहे तो उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत डाले, तो इट ऑल कैन बी बेटर। अच्छा सर, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह क्या है?
सूद, पाकिस्तान सूद के ऊपर जा रहा है मैडम इस टाइम। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक बहुत ऊंचे लेवल का नहीं, 1-2 साल तो मुझे आय को हो गए हैं। ये सारे लोग इधर घूम रहे हैं, ये सूद के ऊपर जा रहा है मैम, और सूद हराम है, शरन भी और ओवरऑल भी नुकसान है। तो सूद के ऊपर अगर आप खुद भी चलेंगे ना तो ये आपको नुकसान ही देगा, कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? ज़िले अली। अच्छा सर, बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई पाकिस्तान कैन नेवर बी एज़ ग्रेट एज़ इंडिया। हम इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे, ठीक है, लेकिन आज तक हम इंडिया की तरह डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, इसकी मेन रीज़न तो यही जो बिल्कुल नज़र आती है कि उन लोगों ने अपने मसाइल पे फोकस किया। उन्होंने अपने वसाइल को निकाला, वसाइल को यूज़ किया और अपने मसाइल को हल किया। हम लोगों ने इसके अपोजिट किया है। हम लोगों ने हमेशा, जो हमारे ऊपर लोग जितने भी बैठे हैं, जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से लेके अब तक, हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ जो ऊपर लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। गरीब आदमी का नहीं सोचा। बेरोज़गारी देखिए आज भी वैसी की वैसी जैसे आज से 70 साल पहले थी। 75 रुपये का नोट निकाल दिया, इससे ना मुझे फ़ायदा ना आपको फ़ायदा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। भाई काम तो ऐसे करो जिससे आवाम को फ़ायदा हो। इंडिया ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं कर रहा, वो अपने हर काम में प्रॉपर है, 100% है। और वो कोई ये तो नहीं कि वो ज़्यादा ग्लैमर की तरफ जा रहे होते हैं, वो हर काम कर छोड़ते हैं, बस उन्होंने करना होता है, कर गुजरना होता है। हम लोग जो है वो बीच में नज़ाकतों में पड़े रहते हैं। तो काम तो बस यही मुझे तो मेन रीज़न लग रही है, हम लोग फोकस्ड नहीं है अपने काम की तरफ, मुल्क की डेवलपमेंट की खातिर। अच्छा सर, आने वाले जो साल हैं, क्या हम इस काबिल कभी हो जाएंगे कि हम इंडिया को बीट कर सकें? देखिए, मायूसी तो कुफ्र है, बाकी अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना होगी। इंशाल्लाह ताला तो यही है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं है, या इसके पीछे भी कोई ताकतें हैं? जिस तरह हम पाकिस्तानी ब्लेम कर देते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करा क्योंकि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी बात ये, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हुक्मरान तो चलो गलत है, ये है, हम तो पब्लिक भी गलत है। पब्लिक भी मसलन अब देखें कि लिबर्टी की ही मिसाल ले लें कि इधर डस्टबिन वगैरह पड़े हुए होंगे, लेकिन अवाम ने गंद फिर भी सड़कों पे ऐसे ही फेंका हुआ है। भाई अब डस्टबिन है, उसको यूज़ करो। अब गवर्नमेंट तो यही कर सकती है, इधर डस्टबिन अवेलेबल कर दे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है तो ये अवाम की गलती है कि अवाम जो है वो उन सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा रहे। एक ये भी मेन रीज़न है कि मुल्क डेवलप नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलाल ज़फ़र। अच्छा सर, बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई पाकिस्तान कैन नेवर बी एज़ ग्रेट एज़ इंडिया। हम इंडिया की तरह डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते? हालांकि जो इंडिया है वो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, ठीक है, 75 साल हो गए, आपको भी पता है, लेकिन हम इंडिया की तरह डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सके आज तक? अच्छा, उसकी वजह सबसे मेन ये है कि पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट और कोई भी शोबा ले लें, वो इंडिया से ज़्यादा टैलेंट रखने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे पास उस तरीके की, जो इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर जाता है, उसकी रीज़न ये है कि वो अपने किसी शोबाजात में जब उनको नज़र आना शुरू हो जाता है कि इससे हम लोग ग्रोथ करेंगे और ये आवाम के और सोशल इश्यूज़ के लिए एक बेहतरीन चीज़ बन जाएगी, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो वो उसको ओबलाइज करते हैं। हमारे यहाँ लगता है आसपास कोई मौलाना साहब आ गए हैं कि इन्होंने दुपट्टा जो है अपने सर पे रख लिया और बाल जो है वो छुपा लिए। पक्का कोई मौलाना साहब आसपास घूम रहे होंगे। खैर, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जी टैलेंटेड लोग हैं, अरे भाई 75 साल हो गए, कहाँ हैं वो टैलेंटेड लोग? कौन सी गुफा में जाकर छुप गए हैं? जब टैलेंट होता है तो टैलेंट दिखता है, जैसा इंडिया में दिख रहा है। आपके पास टैलेंटेड लोग हैं तो क्यों आपकी इकॉनमी डूबी हुई है? क्यों आपका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम है? क्यों आपकी इंडस्ट्रीज नहीं पनप पाई? क्यों आपके अलग अलग सेक्टर्स डूब रहे हैं? क्यों आपका सोशल रिफॉर्म्स जो है वो पुराने जमाने का हुआ पड़ा है? क्यों? कहां है टैलेंट? सारा टैलेंट वो टिकटॉक पे दिखता है। पाकिस्तान में ये है कि जो बंदा ज़्यादा तरक्की करने लगता है उसका जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा हाल हो जाता है। और इसी तरह अगर आईटी की फील्ड में अगर आप लोग आ जाएं तो आईटी में पाकिस्तान से ज़्यादा होनहार बच्चे और टैलेंटेड लड़के यहाँ से ज़्यादा इंडिया में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ये लोग पीछे इसलिए हैं क्योंकि इनको ऑन द फ्रंट नहीं लेके आया जाता। इनके बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि जो बच्चा और जो तालिबे इल्म या जो यंगस्टर जो है वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं होते। और हमारे यहाँ ऐसे महकमे
मौजूद नहीं है जो उनको उस वसाइल को बरूए कार लाएँ और उनको तरक्की करने के मौके फराहम करें। अच्छा सर, जो इंडिया की डेवलपमेंट है, आपको क्या लगता है, क्या उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, उनकी तरक्की के लिए काम कर रही है, या उनके जो मतलब स्टूडेंट्स हैं या जो उनके वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, रहायशी हैं, वो ज़्यादा मेहनत की तरफ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है। उनका असल में बात ये नहीं है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं। ये आप अपने जहन में और अपने चैनल पे चीज़ ज़रूर दिखाइएगा। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में इंडिया से बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं अगर उनको ओब्लाइज किया जाएगा। और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ख़ूबसूरती वाइज और दूसरी तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। उनके लोग तो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ शुक्र अल्लाह का इतना ज़्यादा वो वाला माहौल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग जो नई फील्ड, जो नई कोई चीज़ लेके आ रहे हैं या आनी चाहिए, उनमें हमारे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, वो चाहे मुखैर हजरात हैं या टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या लोगों को ओबलाइज करने वाले महकमा जात हैं। उनको चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चों को और उन चीज़ों को आगे लेके आएँ जिनसे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और पूरी दुनिया में पाकिस्तान भी एक अच्छी नंबरिंग पे आना शुरू हो जाए। जी व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बड़ी शिकायत है पाकिस्तान के यूट्यूबर से, आप लोग फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं करते? आप जब सामने वाला बंदा कुछ गलत फैक्ट दे रहा हो तो आप उसको काउंटर क्यों नहीं करते? आप सोचिए, भाई साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैलेंट है, भारत में लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। पाकिस्तान में लोग फुटपाथ पे नहीं सोते क्या? मैं आपको डेटा बताऊं, डेटा पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का डेटा है 32 से 35% गरीबी है, पॉवर्टी में। इंडिया में 6 से 7% है और एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने 1% से भी नीचे कर दी है। आईएमएफ की रिपोर्ट है, अभी यूएन की रिपोर्ट आई है पॉवर्टी की, जिसमें हमने करोड़ों लोगों को पिछले 15 साल में गरीबी रेखा से हटा दिया है। हमने उन्हें डेवलप किया है, उनकी कमाई बढ़ाई है, उनके लिए काम किया है हमने। ये यूएन की रिपोर्ट है, भारत की, इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, यूएन की रिपोर्ट है। और आप बात करते हो बड़ी बड़ी, देखिए बातें करने में पैसे नहीं लगते और ना कोई फैक्ट चेक करना होता। आपने आके बोल के चले गए। अगर टैलेंट होता तो आप बताओ ना, टैलेंट कहां है, क्यों नहीं काम कर रहा है यार? वो 75 साल में कोई टैलेंट नहीं आया। एक टेक कंपनी का सीईओ बता दो जो पाकिस्तानी हो। हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियन है और वो इंडिया से पढ़ के गया है। क्या बात करते हो यार आप? कब तक झूठे प्रपंचों में रहोगे आप, कब तक? और आपकी सोच, ये सब कुछ हुआ ना, ये मदरसा एजुकेशन की वजह से हुआ है। मैं नहीं कह रहा, आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। अब आप सोचिए कि आपके मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। आपके मदरसों में जो पढ़ाया जाता है ना, वो सुनिए आप, मैं आपको सुनवाता हूँ। सुन के बातें कहिएगा, अपना माथा पीटिएगा कि ये सही है कि गलत है। आप ये बताइए पहले। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था,
उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। कमेंट में मैं देखता हूं पाकिस्तान से जो कमेंट्स आते हैं उनमें से ज्यादातर कहते हैं कि बिल्कुल ये सही मौलवी ने बात कही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताइए कि ऐसी अगर बातें पढ़ाई जाएंगी, बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लोगों को लोग भरोसा कर रहे हैं, बच्चों को भरोसा कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके मुल्क का हाल भाई? कुन फाया कुन। ऐसे नहीं चलता सर। आप लोगों ने अपने एजुकेशन में मजहब इतना गंदे तरीके से घुसाए पड़े हो कि सब कुछ जो है वो फ्लैट हो गया है, सब कुछ फ्लैट है। तो जब आप उल्टी दिशा में यात्रा करोगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी, आप मंजिल से दूर चले जाओगे। बाकी लोग जो जिस दिशा में जा रहे हैं वो मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आप लोग उल्टे हो, उल्टी दिशा में जा रहे हो। तो यही हो रहा है। रही बात भारत के डेवलप होने की, तो भारत के डेवलपमेंट में जब हमने IIT बनाए तो आपके यहाँ कुछ और बन रहे थे, जब हमने IIM खोले तो आपके यहाँ मदरसे खुल रहे थे, जब हमने बड़े बड़े साइंस के कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, तो आपके यहाँ तंजीमें खुल रही थी, आतंकवादी तंजीमें। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। और इसी वजह से आप देखिए, ये झूठी गुबार में जी रहे हो ना आप कि टैलेंट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, IT में सबसे ज्यादा है। आपको अपनी औकात पता है IT में क्या है? आपकी औकात बहुत आपने किया तो $2 बिलियन का किया है। इंडिया का पता है IT में औकात कितनी है? 250 बिलियन प्लस है। 250 बिलियन डॉलर पर आने में ना आपको 2000 साल लगेंगे, और तब तक हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। समझे आप? तो झूठ के गुबार से बाहर निकलिए। झूठी शान, झूठी चीज, इस पे आप अपने महल को खड़ा करेंगे तो महल टूटना ही, और टूट रहा है पाकिस्तान। देख लीजिए क्या हालत है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।